Welcome all. So, the new topic, that is 1.4, goes like measurement of mass. So, first of all, what is mass? ये हम कैसे समझें? तो यूजुअली हमें पता है कि हमारा कुछ वेट होता है। बेसिक सेंस से वेट जो क्वांटिटी है, ये अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो अर्थ जो आपके बॉडी पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, सो योर बॉडी इज हैविंग एन मास एंड अर्थ इज रोटेटिंग एंड ड्यू टू द रोटेशन इट इज हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। एंड जहाँ पे मास और एक्सेलरेशन हो वहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। तो हमारी बॉडी पे भी अर्थ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स अप्लाई करती है, जिससे हम वेट कहेंगे। सो योर वेट इज नथिंग बट योर मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाइड ऑन योर बॉडी। सो say if you are having your weight 40 kg and you don't know your mass, acceleration due to gravity g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम लोग यहाँ 10 अगर ले, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो योर मास विल बी 4 kg. So mass is nothing but the matter which is contained in the body. Like हमारे बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है, जो हड्डियां है, ये जो मैटर रहेगा, इस मैटर को कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे मास। मास चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से ऐसी जगह चले जाओ जहाँ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑन मून इट इज हैविंग 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, तो आपका जो वेट है वो एक्सेलरेशन की कमी की वजह से डिक्रीज हुआ मिलेगा। अब मास को कैलकुलेट करने के हिसाब से अलग अलग समय अलग अलग यूनिट रहे हैं, लेकिन फ्रॉम 1889 किलोग्राम ये यूनिवर्सल यूनिट यूज किया गया है। स्टार्टिंग के समय ये जो किलोग्राम था, ये एक इस प्रकार से वैस शेप स्ट्रक्चर रखा था एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स पेरिस। ये जो वैस रखा हुआ है, ये वास प्लेटिनियम इरिडियम के एलॉय का बना हुआ था, सो दैट बाहर के एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर कम से कम फर्क पड़े। लेकिन ग्लास केस के अंदर रखे इस प्लेटिनियम इरिडियम के जो एलॉय का वास था, जिसे 1 किलोग्राम हमने कंसिडर किया था, वो धीरे धीरे बदलते हुए एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होने लगा। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन अ न्यू डेफिनेशन एग्जिस्टेंस में आई। 20 मई 2019 को मास की नई डेफिनेशन सामने आई है। अब मास की जब ये नई डेफिनेशन पता करनी है, तो ये वाली डेफिनेशन ऐसे फैक्टर से तैयार हो या ऐसी चीज़ों से तैयार हो जो कि कभी ना बदले, ताकि हमें बार बार डेफिनेशन चेंज ना करनी पड़े। क्या होगा यदि हमें बार बार डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी? तो ये जो प्रोटोटाइप है, मतलब ये जो एक पार्ट हम बनाते हैं, इसी की कॉपी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती है। अगर ये बेसिक क्वांटिटी में चेंज हुआ तो इसकी कॉपीज जो है ये बनाना डिफिकल्ट हो जाएगी विद द चेंज। कितने बार किलोग्राम कहाँ कहाँ के चेंज करेंगे, और कभी अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया कि विच किलोग्राम इज बेटर, और पता चला कि बाहर जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, खास करके आयरन कास्ट, वो तो चेंज हो रहा है, तो ओरिजिनल और जो चेंज्ड है इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना काफ़ी टफ होगा। तो आइडियल केस के अंदर यूनिट जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसमें समय के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। सो जो नई डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में हमने
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया है टू डिफाइन 1 किलोग्राम वेट। क्या है ये 1 किलोग्राम वेट, किस प्रकार से डिफाइन किया हमने? तो हमने एक तराजू काटा, जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में, वो लिया। एक साइड में जो आइडियल केस में 1 किलोग्राम हम लोगों ने कंसिडर किया था, जो हो सकता है समय के साथ बदले, लेकिन आज ये 1 किलोग्राम हमने कंसिडर किया है, ये काटा रखा। नाउ दूसरे पैन के साइड से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। नाउ इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग पास करेंगे तो उस वजह से ये जो वे है इसमें मूवमेंट देखेगी, और जब एग्जैक्टली ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट जिसके लिए ये बैलेंस स्टेबल हुआ है, इक्वल रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को हम लोग 1 किलोग्राम कहेंगे। इसके बाद जब जब हमें 1 किलोग्राम काउंट करना है तो ये सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इसमें से पास करें और इधर कोई भी चीज़ डालें। जब ये वे बैलेंस हो जाएगा तब हम कह पाएंगे कि इसमें जो भी क्वांटिटी रखी है वो 1 kg की है। ओके, लेट्स सी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन सेज दैट कि अमाउंट ऑफ करंट विच हैज टू बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट so that it can pull down one side of the extremely sensitive balance to balance the other side which hold the standard kg mass. So first of all you have a balance, ये weighing balance है, इसकी एक साइड में आपने रखा है स्टैंडर्ड 1 kg मास, जो समय के हिसाब से शायद बदल सकता है। अब दूसरी साइड में आपने लगाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या रहेगा? एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पे एक मैग्नेट रखा है और इसके आजू बाजू में कॉइल लपेटा है। जब आप इसमें से करंट पास करोगे तब ये जो आयरन का कोर है, ये आयरन का कोर है, इसके आजू बाजू में ये वायर लपेटा है, और ये जो कॉइल्ड वायर है इसकी वजह से अब ये कन्वर्ट हो गया मैग्नेट में, और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस पे फोर्स लगा के इसे मूव करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जब इतना हो जाए, जब ये बैलेंस हो, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रहेगा 1 kg मास को काउंट करने के लिए लगने वाला इलेक्ट्रिक करंट। मास के संदर्भ में दूसरा और भी एक चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल बड़ी चीजों के लिए इन टर्म्स ऑफ kg हम लोग देखते हैं, लेकिन जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ kg नहीं होती है, रिएक्शन होती है मॉलिक्यूल या एटॉमिक लेवल पे, जिनका मास बहुत ही कम होता है, और उसके लिए हम लोग AMU या एटॉमिक मास यूनिट ऐसा एक यूनिट ढूंढते हैं। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? तो जो कार्बन एलिमेंट है इसके भी आइसोटोप होते, तो इसमें कार्बन 12 से मतलब है जिसमें 6 प्रोटॉन रहे और 6 न्यूट्रॉन रहे, ऐसा कार्बन। ऐसा एक कार्बन वो लेना है जो कि अनएक्साइटेड हो, मतलब नॉन रिएक्टिव, बेसिकली आइसोटोप का वो फॉर्मेट जो स्टेबल है। तो कार्बन 12 हमने लिया, और कार्बन 12 के एक एटम का जो भी मास रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 12 अगर करें तो हम लोग AMU ऐसा कह सकते हैं। सिंपल सेंस से जब हमें अलग अलग एटम्स के मास के बारे में पता करना था तो हमने सेम ये वे बैलेंस का प्रिंसिपल यूज किया। वी डिडंट हैड किलोग्राम एट दैट टाइम, सो हम एक एलिमेंट का एक एटम यहाँ रखते और दूसरे एलिमेंट के दूसरे एटम यहाँ रख के बैलेंस करने की कोशिश करते। व्हाट वी फाउंड आउट एट दैट टाइम दैट एक साइड से कार्बन 12 का एक एटम रखा और दूसरे साइड से हाइड्रोजन के 12 एटम रखे, जिससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन के 12 एटम का जो मास है ये किसके बराबर है? कार्बन के एक एटम के बराबर है। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होगा? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन 12 के एटम के बराबर।
ओके, अब किलोग्राम के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें तो इट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.660543 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, बहुत बहुत छोटा है। सो 1.660542 into 10 to the power -27 kg is 1 AMU with uncertainty of 10 in the last 2 decimal place। तो ये जो आखिरी की 0 to 2 decimal place है इसमें ±10 हो सकता है, मतलब 402 में से 10 कम भी और 402 में से 10 प्लस भी, ऐसा हो सकता है। अनसर्टेनिटी बेसिकली कैलकुलेशन करते समय जो मैनुअल एरर या जो मशीन है उसके एरर के स्वरूप में हमें पता चलेगी। सो हियर वी हैव कैलकुलेट द मास। होप सो ऑल यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी वेरी मच। वेलकम एवरीबॉडी। सो इट्स 1.6 डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट इज डायमेंशंस and dimensional analysis? To understand this, we must clear the concept of derived quantities, जो कि हमने किया है। Dimensions of a physical quantity are the powers to which the concerned fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of the given physical quantity. So, अगर आप कन्वर्ट कर सके हो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव्ड क्वांटिटीज, या आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो तो आपके लिए काफी आसान होगा। अब डायमेंशंस निकालना कैसे है और डायमेंशन की मदद से क्या क्या एनालिसिस किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा थरोली देखेंगे। So basically, let's take a quantity that is density. I am going with an example. So density जो कि रो से बताई जाती है, जिसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। So density is equal to mass upon volume. So mass can be calculated in terms of kilogram and ये मास का यूनिट है, वाइल वॉल्यूम जो है ये 3D फिगर के अंदर की कैपेसिटी को बताया जाता है, एंड दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज द लेंथ। एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू लेंथ, एंड वॉल्यूम होता है हमारा L क्यूब, दैट इज लेंथ का क्यूब, सो मीटर क्यूब। यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ये यूनिट है किलोग्राम मीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर डायमेंशन देखें तो मास और लेंथ 3 टाइम्स। इसे हम लोग लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेंथ मास टाइम। बेसिकली यहाँ ये LMT, ये जो आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके इनिशियल्स है जो कि कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। मास का पावर 1 है, सो यहाँ 1 आएगा। लेंथ 3 टाइम्स है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ नीचे आया है इसीलिए यहाँ -3 से हम लोग इसे लिखेंगे, और टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिखा जाता है। अंडरस्टूड? सो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पावर दी जाती है किसे? इस क्वांटिटी से जुड़े जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उन्हें, या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो यहाँ पे लिखिए इनिशियल्स इन कैपिटल लेटर्स और उनके ऊपर पावर दीजिए ऑफ यूनिट्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम। सो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका? वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड और टाइम का है सेकेंड, जिससे हुआ हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यूनिट निकला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेंथ
मास टाइम। लेंथ यहां इन्वॉल्व है क्या? जी हाँ, मीटर, सो पावर 1। और मास इन्वॉल्व है क्या? नो, सो दैट्स 0। टाइम सेकेंड का स्क्वायर, ये हुआ यहाँ -2, सो अंडरस्टूड। अगेन मोमेंटम, मोमेंटम इज मास into velocity, so mass gives you kilogram, velocity is give you meter per second, so kilogram meter per second, so kilogram। now length is meter का पावर 1, किलोग्राम मास का पावर 1, टाइम का पावर -1। फोर्स that is mass into acceleration, you already have acceleration, इसे मास मतलब यहाँ इस क्वांटिटी में मास 1 हो जाएगा, बाकी सारा सेम। चेक कीजिए, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। ओके, सो न्यूटन ये भी इसका यूनिट है। इम्पल्स, इम्पल्स मतलब फोर्स विच इज अप्लाइड फॉर वेरी माइन्यूट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए अगर धक्का जो आपको लगता है, ठीक है, उसे आप इम्पल्स कहोगे। ये कैपिटल जे से बताया जाता है, फोर्स फॉर अ वेरी माइन्यूट टाइम। सो फोर्स न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड। अगेन यू आर हैविंग न्यूटन, इसमें 1 सेकेंड ऐड हो जाएगा तो t-2 का t⁻⁻1 ये यहाँ बचा है। वर्क, फोर्स के वजह से अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो उसे वर्क कहा जाता है, सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट होता है जूल। सो यू आर हैविंग फोर्स अगेन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, सो लेंथ एक बढ़ के यहाँ पे L का पावर 2 हो जाएगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², अगेन इट इज द एनर्जी, सो इट्स यूनिट विल बी जूल। हाफ का कोई भी पावर नहीं होगा, वो स्टैटिक वैल्यू है। मास LMT, हाफ mv², स्टैटिक का कोई वैल्यू नहीं है। मास का पावर 1, वेलोसिटी स्क्वायर दैट इज मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर, सो t का पावर -2, मीटर का 2, and you are having L2 m1 t-2। pressure, pressure is force applied per unit area, so force divided by meter square, and you are having kilogram per meter second square। किलोग्राम मास का पावर 1 डिवाइडेड बाय मीटर पर मीटर, तो लेंथ का पावर -1 और टाइम का स्क्वायर, सो t⁻⁻2। so here you are having dimensions of different quantities and the way how we are going to welcome all। so let's have another session, that is 1.6.1 uses of dimensional analysis। अभी तक के हमने क्वांटिटी की मदद से उनके यूनिट्स और यूनिट की मदद से उनके डायमेंशंस पता करने की कोशिश की है। अब एग्जैक्टली वेयर इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशंस? सो फर्स्ट वन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। सो लेट्स से यू आर हैविंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो एक्सेलरेशन का अगर हम लोग यूनिट पता करने की कोशिश करें, सो हियर वी आर हैविंग एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोगों के पास है लेंथ का पावर 1, मास का पावर 0, टाइम का पावर -2। सो फ्रॉम हियर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन वाज लेंथ का पावर 1, मास का पावर 0 और टाइम का पावर -2। नाउ लेट्स क्रॉस चेक वेदर ये फिजिकल इक्वेशंस बराबर है क्या। अगर डायमेंशन इक्वल आ गए तो एक्सेलरेशन या ये जो फॉर्मूला है ये भी इक्वल रहेगा। हम ऐसा कह सकते हैं वेलोसिटी का चेंज मतलब वेलोसिटी ही जो कि होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम इज सेकेंड। फ्रॉम हियर वी हैव मीटर पर सेकेंड into 1/s, that is meter per second square. Now writing it in the form of LMT, so length
is 1 power, mass not present so 0, and time -2, and here we have equal dimensions. So we have checked the correctness of the physical equation. तो फॉर्मूला का करेक्टनेस हमने चेक किया. Another thing is to establish the relationship between the related physical quantity. Let's take another example. Say S is equal to ut plus half at square. So this is the complex formula. इसका करेक्टनेस भी हम लोग पता कर सकते हैं और रिलेशनशिप पता कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में. ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी यूज किया है, टाइम का भी यूज किया है, वेलोसिटी का भी यूज किया है. तो ओनली जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं कि करेक्ट है क्या. थर्ड वन इज टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी in different system of unit. So there is a different system of unit. For example, temperature can be calculated into degree Celsius also and Kelvin also. So if you want to find out the relationship between the degree Celsius and Kelvin, so in between these two different system of units जो कन्वर्शन रहेगा जिससे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सके, वो फैक्टर भी डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पता किए जाते हैं. बट there are certain limitations of the dimensional analysis. Let's see what are those. So the value of the dimensionless constant can be obtained with the help of experiments only. ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं उनमें के जो कांस्टेंट होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं. Why? Because उनके जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक स्ट्रेन. ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी होती है चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ. अगर कोई एक लेंथ है, अगर आप इसे खींचोगे और ये ओरिजिनल लेंथ में L इतना चेंज हो गया, ये इतना लंबा हो गया स्मॉल l, तो स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L विल बी स्ट्रेन. नाउ हियर इसके यूनिट तो खत्म हो गए, मतलब इसका डायमेंशन नहीं रहेगा. इस केस में इफ वी वांट टू नो द कांस्टेंट देन हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता करना पड़ेगा. डायमेंशनल एनालिसिस कैनॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एज दीज आर डायमेंशनलेस. बेसिकली डायमेंशन उन्हीं जगह इस्तेमाल होंगे जहां डायमेंशंस या यूनिट की मदद से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. जहां यूनिट ही नहीं है या यूनिट कैंसिल हो गए वहां डायमेंशनलेस होने की वजह से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जैसे हम लोग रेशियो लेते हैं ऑफ टू साइड्स तो वहां कैंसिल होगा. एक्सपोनेंट जो होता है ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही कन्वर्जन होता है रिगार्डिंग पावर, दैट इज a to the power x is equal to b can be written in the form of log of b to the base a is equal to x. So and exponential and logarithmic इस तरीके से इंटर कन्वर्ट होता है, तो ये डायमेंशनलेस रहेगा. This method is not useful if constant of proportionality is not dimensionless quantity. तो अगर कांस्टेंट जो हम प्रोपोर्शनल के लिए यूज कर रहे हैं ये अगर डायमेंशनलेस ना रहे तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. ओके, सो जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं ये डायमेंशनलेस होना जरूरी है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है दैट इज न्यूटन्स लॉ विच स्टेज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द or force is directly proportional to the inverse of the square between the two mass, and here g is the thing. So g here is not dimensionless. g का यूनिट हम लोग पता कर सकते हैं. g का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. So you do have unit. So from here gravitational force between two point mass is directly proportional to the product of two mass and inversely proportional to the square of distance between the two.
सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो g है ये डायमेंशनलेस नहीं है, thus इस केस में डायमेंशनल एनालिसिस वर्क नहीं करेगा, सभी कैंसिल आउट हो जाता है। इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स of the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. Example देखिए, s is equal to half at square is dimensionally correct और s is equal to ut plus half at square। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे इनिशियल जो स्पीड है अगर ये जीरो है तो उस केस के अंदर ये ut की वैल्यू जीरो हो जाती है। उस केस में भी हाफ एटी स्क्वायर जो देता है ये वही डायमेंशन देता है जो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर के लिए मिलता है। मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये वाला रहेगा। तो जैसे हमने कहा था कि हम लोग जो फिजिकल इक्वेशंस है वो पता करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो वाला एक लिमिटेशन हमारे सामने आया है। सो हियर वी एंड द लिमिटेशंस of dimensional analysis. Thank you very much. Welcome all. So let's have another session, that is 1.6.1 uses of dimensional analysis. अभी तक के हमने क्वांटिटी की मदद से उनके यूनिट्स और यूनिट की मदद से उनके डायमेंशंस पता करने की कोशिश की है। अब एग्जैक्टली वेयर इज द यूज ऑफ दिस डायमेंशंस? So first one is to check the correctness of the physical equation. So let's say you are having acceleration is equal to rate of change of velocity. Okay, so acceleration का अगर हम लोग यूनिट पता करने की कोशिश करें, so here we are having acceleration का डायमेंशन हम लोगों के पास है लेंथ का पावर 1, मास का पावर 0, टाइम का पावर -2। So from here dimension of acceleration was length का पावर 1, mass का पावर 0 और time का पावर -2। Now let's cross check whether ये physical equations बराबर है क्या। अगर dimension इक्वल आ गए तो acceleration या ये जो फॉर्मूला है ये भी इक्वल रहेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। velocity का चेंज मतलब velocity ही जो कि होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम इज सेकेंड। फ्रॉम हियर वी हैव मीटर पर सेकेंड इंटू 1/s, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ LMT, सो लेंथ इज 1 पावर, मास नॉट प्रेजेंट सो 0 एंड टाइम -2, and here we have equal dimensions. So we have checked the correctness of the physical equation. तो फॉर्मूला का करेक्टनेस हमने चेक किया। Another thing is to establish the relationship between the related physical quantity. Let's take another example. Say S is equal to ut plus half at square. So this is the complex formula. इसका करेक्टनेस भी हम लोग पता कर सकते हैं और रिलेशनशिप पता कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी यूज किया है, टाइम का भी यूज किया है, वेलोसिटी का भी यूज किया है, तो ओनली जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं कि करेक्ट है क्या। थर्ड वन इज टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी in different system of unit. So there is a different system of unit. For example, temperature can be calculated into degree Celsius also and Kelvin also. So if you want to find out the relationship between the degree Celsius and Kelvin, so in between these two different system of units जो कन्वर्शन रहेगा जिससे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सके, वो फैक्टर भी डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से पता किए जाते हैं। बट there are certain limitations of the dimensional analysis. Let's see what are those. So the value of the dimensionless constant can be obtained with the help of experiments only. ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं उनमें के जो कांस्टेंट होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं। Why? Because
उनके जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक स्ट्रेन, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी होती है चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अगर कोई एक लेंथ है, अगर आप इसे खींचोगे और ये ओरिजिनल लेंथ में L इतना चेंज हो गया, ये इतना लंबा हो गया स्मॉल l, तो स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L विल बी स्ट्रेन। नाउ हियर इसके यूनिट तो खत्म हो गए, मतलब इसका डायमेंशन नहीं रहेगा। इस केस में इफ वी वांट टू नो द कांस्टेंट देन हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता करना पड़ेगा। Dimensional analysis cannot be used to derive the relations involving trigonometric, exponential and logarithmic function as these are dimensionless. Basically, dimension उन्हीं जगह इस्तेमाल होंगे जहां dimensions या यूनिट की मदद से हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां यूनिट ही नहीं है या यूनिट कैंसिल हो गए, वहां डायमेंशनलेस होने की वजह से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जैसे हम लोग रेशियो लेते हैं ऑफ टू साइड्स, तो वहां कैंसिल होगा। एक्सपोनेंट जो होता है ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही कन्वर्जन होता है रिगार्डिंग पावर, दैट इज a to the power x is equal to b can be written in the form of log of b to the base a is equal to x. So and exponential and लॉगरिथमिक इस तरीके से इंटर कन्वर्ट होता है, तो ये डायमेंशनलेस रहेगा। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर कांस्टेंट जो हम प्रोपोर्शनल के लिए यूज कर रहे हैं ये अगर डायमेंशनलेस ना रहे तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ओके, सो जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं ये डायमेंशनलेस होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये लिया है, दैट इज न्यूटन्स लॉ विच स्टेज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द टू मास, एंड हियर g इज द थिंग। सो g हियर इज नॉट डायमेंशनलेस। g का यूनिट हम लोग पता कर सकते हैं, g का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो यू डू हैव unit. So from here gravitational force between two point mass is directly proportional to the product of two mass and inversely proportional to the square of distance between the two. So constant of proportionality जो g है ये dimensionless नहीं है, thus इस केस में डायमेंशनल एनालिसिस वर्क नहीं करेगा, सभी कैंसिल आउट हो जाता है। इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स of the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. Example देखिए, s is equal to half at square is dimensionally correct और s is equal to ut plus half at square। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे इनिशियल जो स्पीड है अगर ये जीरो है तो उस केस के अंदर ये ut की वैल्यू जीरो हो जाती है। उस केस में भी हाफ at स्क्वायर जो देता है ये वही डायमेंशन देता है जो ut प्लस हाफ at स्क्वायर के लिए मिलता है। मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये वाला रहेगा। तो जैसे हमने कहा था कि हम लोग जो फिजिकल इक्वेशंस है वो पता करते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो वाला एक लिमिटेशन हमारे सामने आया है। So here we end the limitations of dimensional analysis. Thank you very much.